दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वैसे देखा जाए तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इनका की रोल होता है। मतलब ये हो गया कि ये चीजें वो होती है जो बाकी काम करवाती है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। अपन जगह जगह पढ़ेंगे कि साहब डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इम्बाइबेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, गुटेशन क्या होता है। ये सारे मैकेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर अपन इन चीजों को ढंग से समझ लेंगे तो एक बार में सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब बात ये पूछे, ये मेन पॉइंट्स में आज तुम्हारे 10 से 15 मिनट के अंदर लेके आया हूं। अगर इन 10-15 मिनट के पॉइंट्स को समझ लोगे तो तुम्हारे रिवीजन में ये इतनी चीजें हेल्पफुल होगी। और जो 11th-12th के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर ये प्लांट फिजियोलॉजी आ रही है काम में, वो सिर्फ इन पॉइंट्स को सुन लेना, लगभग तुम्हारे आधे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। और मैं कंसेप्ट ये इसलिए बता रहा हूं कि कई चीजें ऐसी होती है कि अपन मतलब ऐसे देखते हैं कि यार हर चीज अलग अलग लगती है अपने को, जबकि ये चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। अब मुझे कैसे, आज अपने को यह पढ़ना पड़ेगा कि प्लांट फिजियोलॉजी में डिफ्यूजन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफ्यूजन में सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। फिर पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डीपीडी, सक्शन प्रेशर, प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। इसके अलावा इम्बाइबेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, रूट प्रेशर क्या है, गुटेशन क्या है, एक्जुडेशन क्या है। दोस्तों ये चीजें बड़ी ही मजेदार और सिंपल है। बस इस चीज को थोड़ी समझने की कोशिश करना कि मैं बताना क्या चाहता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं 10 मिनट में सारे कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हल्के सा डिफरेंस से आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये आती है कि साहब ये डिफ्यूजन क्या होता है। तो पहले तो आप एक चीज क्लियर करो, ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, ये वाली, इट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनती है, लिपिड से और प्रोटीन से। इसका मतलब ये हो गया ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनती है। ज्यादा क्या होगा, प्रोटीन। जो चीज सफिक्स लगती है वो ज्यादा होती है। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन लग रहा है सफिक्स, तो प्रोटीन ज्यादा होगी। प्रोटियोलिपिड में लिपिड, इसका मतलब लिपिड ज्यादा होती है। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन बाद में आ रहा है तो प्रोटीन ज्यादा होती है। प्रोटियोग्लाइकेन में ग्लाइकेन बाद में आता है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा। जिस जो चीज सफिक्स लगेगी वो चीज ज्यादा होगी। तो अपन ने यह कह दिया दोस्तों कि साहब ये लिपोप्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले मामले को इंट्रासेलुलर बोलते हैं और बाहर वाले मामले को एक्स्ट्रासेलुलर बोलते हैं। अब चीजों का एक्सचेंज या तो सेल के अंदर बाहर होगा या प्लांट के एक साइड से दूसरी साइड पे, एक पार्ट से दूसरी पार्ट के बीच होगा। जैसे मैं कह रहा हूं साहब, प्लांट जो होते हैं उनके अंदर रूट से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और वो लीव्स तक जाता है। पत्तियों ने जो फूड बनाया वो फूड वापस प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सारा इन मैकेनिज्म से होता है। यही तो समझना जरूरी होता है अपने लिए कि चीजें क्या होती है। तो अपन कहेंगे कि साहब ये बेसिक बातें ही तो अपने को याद रखनी है इसमें कि किस तरह से ये होता है और ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज भी किस तरह से रेस्पिरेशन में होता है। अब बात चलती है साहब डिफ्यूजन। देखो जी, एक लाइन में डिफ्यूजन का मतलब होता है दोस्तों हाई टू लो। कोई चीज अगर हाई से लो में जाती है इट इज डिफ्यूजन। बेसिकली तो यही चीज है, मोस्टली सब जगह यही यूज करना है, हाई से लो इट इज डिफ्यूजन। मतलब मैं कह रहा हूं साहब, अगर कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है डिफ्यूजन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंदर डिफ्यूजन, हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर में डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब हो गया हाई टू लो। अब इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो चीज चलेगी वो चलेगी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, मतलब जिधर ज्यादा है उधर से कम की ओर जाएगी। तो ज्यादा से कम की ओर जाती है तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसका मतलब ये मामला हमेशा किस टाइप का होता है दोस्तों, अपन कहेंगे साहब पैसिव टाइप का। ठीक, आप पूछे कैसे, देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूं। वैसे तो अपने घर के ऊपर जो टंकी लगी होती है उसमें पानी भरा होता है। अपन नीचे जब नल चालू करते हैं तो अपन कोई मोटर लगाते हैं क्या? नहीं, ऊपर से नीचे पानी अपने आप आ जाएगा। लेकिन अपन को पानी जब नीचे से ऊपर भेजना है, इसका मतलब वहां मोटर लगानी पड़ेगी। इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब आप ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम करोगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अपन कहेंगे साहब हाई टू लो अगर कोई चीज फ्लो होती है, इसका मतलब उसको डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन में कोई एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं है, ये एक पैसिव मैकेनिज्म होती है। मोस्टली याद रखना है कि साहब प्लांट्स के अंदर गैसेज और वाटर जो होता है उनका कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन इस डिफ्यूजन मैकेनिज्म से होता है। अब दोस्त बात यह चलती है कि साहब ये दो टाइप का होता है, सिंपल और फैसिलिटेटेड। सिंपल और याद रखना है तो दोनों ही पैसिव। डिफरेंस ये होता है कि मैं कहूंगा कि साहब अब इस सेल के अंदर तो लिपिड भी है और प्रोटीन भी है। सेल के अंदर या इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर से वो चीज फास्ट जाएगी जो लिपिड सोल्यूबल होगी। लिपिड सोल्यूबल चीज जो होती है उसके लिए कोई बैरियर नहीं होता है, वो फास्ट जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो उन चीजों के लिए होता है जो लिपिड के अंदर डिसॉल्व होती है और ये चीजें तुरंत सेल में एक से दूसरी साइड पे चली जाएगी इस तरह से।
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। लेकिन फैसिलिटेट वो चीज होती है कि अपन कहेंगे साहब जो चीजें मतलब जो है कि वाटर सोल्यूबल होती है, ये वाटर सोल्यूबल वाली चीजें आसानी से सेल के अंदर एंटर कर नहीं पाती है, इसलिए इनके अंदर यहां पे कुछ स्पेशल टाइप के दोस्तों इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिनको बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या इनको ये भी कह सकते हैं टनल प्रोटीन। अपन कहते हैं साहब इस तरह की टनल्स होती है, इन टनल के थ्रू अगर ये चीजें जाती है तो अपन कहेंगे साहब इसको अपन बोले फैसिलिटेट डिफ्यूजन। दोनों ही बेसिक टाइप के होते हैं। फर्क ये होता है कि जो लिपिड सोल्यूबल होती है उसके अंदर कोई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फास्ट जाती है, और जो प्रोटीन सोल्यूबल होती है दोस्तों, वाटर सोल्यूबल जो होती है वो हमेशा इंटरनल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जाती है। इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। मोस्टली प्लांट्स के अंदर याद रखना है गैसेज जो होती है वो हमेशा सिंपल डिफ्यूजन से जाती है, और वाटर जो होता है वो कंपोनेंट हमेशा याद रखना फैसिलिटेट से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात चलती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव वर्ड आती है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब होती है? अपन कहेंगे साहब जब अपन किसी चीज को लो से हाई के अंदर भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग था, और ये होता है अगेंस्ट किसके? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब पूछे साहब इसमें क्या होगा? इसमें दोस्त ये होता है कि यहां पे अपन ने कह दिया कि जो साहब ये सेल थी ना, इस सेल के अंदर यहां पे कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन पंप होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन पंप। ये पंप करते हैं चीज को किधर? अपन कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, इसलिए ये मामला एक्टिव टाइप का होता है। अपन कहेंगे साहब जो भी बेसिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कई मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्टिव मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्टेशन का होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब डिफ्यूजन हाई टू लो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो टू हाई, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, ओस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन। याद रखना ओस्मोसिस इज डिफ्यूजन। अब पूछे फिर मैंने इसको अलग वर्ड क्यों दिया? अलग वर्ड दोस्त इसलिए दिया, उसका एक कारण है। कारण ये मैं कहता हूं साहब मान लो यहां पे एक, मान लो कोई एक इस तरह का मैंने चैम्बर बनाया, इस चैम्बर के बीच में मैंने क्या किया कि एक मेम्ब्रेन लगा दी इस तरह की। ये मेम्ब्रेन है दोस्त मेरे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी है? सेमी परमिएबल। इसका मतलब हो गया सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन मतलब ये होता है कि इधर तो मैं लिख देता हूं सोलवेंट और इधर मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। सोलवेंट तुम जानते हो कि साहब यहां पे वाटर होता है, और इधर तुम जानते हो H2O प्लस कुछ सोल्यूट होता है, तभी तो सॉल्यूशन बना। अगर प्योर वाटर है तो वो सोलवेंट, पानी के अंदर सोल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया। अब अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होती तो पानी के मॉलिक्यूल अपने आप अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ चले जाते, तो डिफ्यूजन होता। डिफ्यूजन होता ना वो हाई से लो। अब इस मेम्ब्रेन से होके जा रहे हैं, हेड डिफ्यूजन है, इसको आपने ओस्मोसिस बोल दिया। याद रखना ओस्मोसिस के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? आंसर देना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो कि इसमें होता क्या है। पानी हमेशा एक चीज काम करता है, पानी चाहता है कि मैं सबको मेरी तरह कर दूं। जब भी कोई आदमी पानी के अंदर गिर जाता है तो पानी का पानी में मिल जाता है। हर चीज जो पानी में गई वो पानी की तरह हो गई, पानी पानी हो जाती है चीजें। इसका मतलब पानी चाहता है कि मैं हर चीज को मेरी तरह कर दूं। अब मुझे बताओ इधर पानी है, इधर पानी कम है, मतलब सोल्यूट मिला हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि पानी ज्यादा किधर है? इधर है। इसका मतलब ये वाला मामला कैसा है? अपन कहेंगे साहब ये डाइल्यूट है। ये कैसा है? कंसंट्रेट है। पानी चाहता है मैं इसको भी मेरे जैसा डाइल्यूट कर दूं, तो पानी क्या करेगा? अपन कहेंगे पानी इधर जाएगा। इट इज ओस्मोसिस। समझ गए? तो ओस्मोसिस में होता क्या है? अपन कहेंगे साहब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, या अपन कहेंगे साहब वाटर सोल्यूट की लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। क्यों? सोल्यूट इधर कम है, तब उसे ओस्मोसिस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीन बेसिक बात। नंबर 1 सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नंबर 2 पानी अपने हाई से लो की तरफ जाता है, लेकिन नंबर 3 पानी हमेशा सोल्यूट की लो से हाई की तरफ जाता है, लेकिन हमेशा जाएगा कौन? पानी, सोल्यूट नहीं जाएगा। तभी तो नाम दिया सेमी परमिएबल। आधी चीज को जाने देगा, मतलब ओनली सोलवेंट को जाने देता है, सोल्यूट को नहीं जाने देगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहां पे बेसिक बात पूछ रहा हूं मैं। पानी इधर आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं? इधर से एक प्रेशर लगा देता हूं, इतना प्रेशर लगाता हूं कि ये पानी इधर आना बंद हो जाए। इसका मतलब इधर जितना पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए मैंने कितना प्रेशर लगाया? इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। यह तो ऑस्मोसिस था कि साहब इधर जा रहा है, इट इज ऑस्मोसिस। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने उसको रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाया, इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बात खत्म।
ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब पूछे साहब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कितना, अपन कहेंगे साहब एक इक्वेशन जानते हो ना तुम, आपने फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में आती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो मैं कह दूंगा साहब पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, ये होती है कॉन्सेंट्रेशन। तो पी इज इक्वल टू सी आर टी, ये प्रेशर आया कि नहीं आया, ये प्रेशर यहां मैं कह देता हूं कि साहब ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसका मतलब ये हो गया, देखो ये मतलब है कि ये फिक्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब पाई किस पे डिपेंड करेगा, याद रखना है दोस्त मेरे, पाई हमेशा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। किसकी कंसंट्रेशन रहे, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। सोल्यूट जितना ज्यादा जाए उधर, जितना सोल्यूट, देखो पानी क्या चाहता है, पानी चाहता है कि मैं मेरे जैसा ही इसको बना दूं, मैं डाइल्यूट हूं तो मैं उसको उतना ही डाइल्यूट में कर दूं, तो पानी क्या करेगा, उसको डाइल्यूट करने के लिए इधर जाएगा। मैं जितना सोल्यूट मिलाऊंगा, इसका मतलब अपने को और ज्यादा डाइल्यूट करने की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब और पानी इधर जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सोल्यूट जितना मिलाओगे उतना ही पानी मूव करेगा, उतना ही ऑस्मोसिस होगा और उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड किया, सीधा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे, कोई दिक्कत नहीं। ओके डियर, अब देखो जिधर कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज्यादा, उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक, याद रखना है। जिधर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मोर, इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसकी ओस्मोलरिटी ज्यादा, समझ आ गया ना, उसकी ओस्मोलरिटी ज्यादा होती है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। याद रख लेना, हमेशा एक लाइन से पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि वाटर हमेशा किधर जाता है, अपन कहेंगे साहब ये हमेशा जाता है किधर, जिसकी ओस्मोलरिटी ज्यादा होती है, जिधर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इसका मतलब मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन, मोर ओस्मोलरिटी, मोर टोनिसिटी, मतलब हाइपरटोनिक, पानी हमेशा उधर जाएगा। जिधर सोल्यूट ज्यादा पानी उधर जाएगा, जिसका मतलब सोल्यूट ज्यादा होगा तो ओस्मोलरिटी भी उसकी ज्यादा होगी। ओके डियर, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कह दिया साहब यहां पे एक किशमिश है, इस किशमिश के चारों ओर बिल्कुल प्योर वाटर रखा हुआ है, ठीक, प्योर पानी है। अब इस किशमिश के अंदर इसका साइटोप्लाज्म तो होगा, इसका मतलब इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सोल्यूट तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। बाहर वाला तो बिल्कुल प्योर पानी है, अंदर इसमें सोल्यूट है, इसका मतलब पानी किधर जाएगा, अपन कहेंगे पानी उधर जाता है जिधर सोल्यूट जाता है, तो इसका मतलब ये पानी इसके अंदर जाएगा, तो पानी अंदर जाएगा तो हमेशा किशमिश फूल के फट जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात। अगर मैं कह रहा हूं कि साहब मैंने किशमिश रखा लेकिन बाहर वाला जो था इसमें सोल्यूट बहुत ज्यादा था पानी में, इसका मतलब ये हो गया अब बाहर वाले में सोल्यूट ज्यादा है तो बाहर पानी बाहर की तरफ जाएगा, पानी हमेशा उधर जाता है जिधर सोल्यूट ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इसमें पानी बाहर जाएगा और अपन कहेंगे साहब ये किशमिश सिकुड़ जाएगी। तो ध्यान रखना इस बात को, जिसकी ऑस्मोलिटी ज्यादा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, पानी उधर ही जाता है, इट इज ऑस्मोसिस। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर, ये ध्यान रखना है। अब दोस्त बात चलती है कि टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है। बड़ा ही एक सिंपल सा मामला है। अब देखो ये ध्यान रखना है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, CRT। मैं अब मिटा रहा हूं, क्यों, समझाने के लिए। तो याद रखना है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, CRT। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस किधर जाएगा, पानी उधर जाता है जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब दोस्त मुझे एक बात बताओ, ये एक सेल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेल के अंदर से मैं कह रहा हूं कि पानी बाहर निकल गया, इसका मतलब ये हो गया दोस्त मेरे, सेल में से अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो सेल होगी दोस्तों वो लगभग इस तरह की हो जाएगी, हो गया ना, इस तरह की सेल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसको मैंने पानी में रखा, अब पानी में जो है रखोगे तो अंदर साइटोप्लाज्म है, तो इसका मतलब पानी किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। जो ही पानी अंदर जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, मैं कहूंगा अब ये सेल जो है वो फूलने लग जाएगी, फूलेगी नहीं फूलेगी, फूलते 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 दोस्त मेरे सेल ऐसी हो गई। अब मुझे बताओ कि पहले सेल इस तरह की थी, अब सेल ऐसी हो गई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पानी एंटर किया। पानी जब एंटर करता है तो पानी अब चारों तरफ प्रेशर लगाएगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल लगाएगा। इसका मतलब पानी ने क्या किया दोस्त मेरे, इधर प्रेशर लगाया, लगाया। पानी जब अंदर जाएगा तभी तो सेल फूली है ना, तो इसका मतलब ये प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, ये बाहर की तरफ लगता है प्रेशर। अपन कहेंगे साहब ये बताओ, अब मान लो कि अपने जैसे एक पाइप है, पाइप में पानी है, तो पानी पाइप की वॉल पे प्रेशर लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। मैं कह रहा हूं मेरी ब्लड वेसल में ब्लड है, तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड वेसल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो इसका मतलब सेल है, तो सेल में अगर पानी है तो पानी सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा। इट इज टर्गर प्रेशर, यही तो टर्गर प्रेशर है, ये हमेशा बाहर की तरफ लगता है।
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम जानते हो कि एक न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था, एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन। मतलब मैंने इस बोर्ड पे जितना प्रेशर लगाएगा, बोर्ड भी मेरे हाथ पे उतना ही प्रेशर लगाएगा, नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। इसका मतलब एक्शन के अगेंस्ट में इक्वल रिएक्शन होती है। तो मैं कह रहा हूं कि साहब बात यह है कि आपके पानी ने जितना इस वॉल पे प्रेशर लगाएगा, वॉल ने भी उधर ही वापस उतना ही प्रेशर लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। इट इज नोन एज वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर क्या होता है अपन कहेंगे साहब? बिल्कुल ये तो इक्वल होंगे नहीं होंगे? जितना ट्रिगर प्रेशर उतना ही वॉल प्रेशर। इसका मतलब टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बिल्कुल रेडी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं साहब एक सेल बिल्कुल टर्जिड कंडीशन में फुली हुई है, इसका मतलब उसके अंदर ट्रिगर प्रेशर मैक्सिमम है। एक सेल फ्लैसिड हो गई, मतलब सिकुड़ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि पानी बाहर चला गया, इसका मतलब उसके अंदर ट्रिगर प्रेशर जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया अगर सेल फ्लैसिड है तो ट्रिगर प्रेशर जीरो बताना है, सेल अगर फुली हुई है तो ट्रिगर प्रेशर मैक्सिमम बताना है। अब मुझे एक बात बताओ यार, ट्रिगर प्रेशर किसकी वजह से बढ़ा? पहले सेल ऐसी थी, ट्रिगर प्रेशर को बढ़ाया किसने? अपन कहेंगे साहब ओस्मोटिक प्रेशर ने। जब ओस्मोसिस हुआ तभी तो ट्रिगर प्रेशर लगा, जब ओस्मोसिस था ही नहीं तब तो ट्रिगर प्रेशर लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जब ओपी बढ़ने लगा तभी तो टीपी बढ़ने लगा। जब तक ओपी टीपी से ज्यादा रहेगा तब तक सेल में पानी जाता रहेगा। इट इज नोन एज डीपीडी। यही तो डीपीडी है भाई, ये होना है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। होता क्या है? अपन कहेंगे साहब ओस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ा, ओस्मोसिस हुआ तभी तो ट्रिगर प्रेशर बढ़ा। इसका मतलब जब तक ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा तभी तो ट्रिगर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक इसमें से माइनस ये करोगे तभी तो सेल में पानी जाता रहेगा। इसी को बोलते हैं डीपीडी। यही तो चीज है। अपन कहेंगे साहब तो डीपीडी क्या होती है? तो दोस्त मेरे डीपीडी होती है ओपी माइनस टीपी। अब मुझे एक बात बताओ, सेल में डीपीडी जब तक रहेगी इसका मतलब सेल के अंदर पानी जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। डीपीडी रहेगी तब तक पानी अंदर जाता रहेगा ना। जिस प्रेस, इसका मतलब ये हो गया पानी क्या हो रहा है अंदर, सेल क्या कर रही है? सक्शन कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है? इसी को तो बोलते हैं अपन क्या? सक्शन प्रेशर। क्वेश्चन पूछा सक्शन प्रेशर क्या होता है? अरे डीपीडी तो सक्शन प्रेशर हो गई, कोई अलग से बात थोड़ी बताओगे आप। डीपीडी इज सक्शन प्रेशर। डीपीडी हुई, डीपीडी का मतलब ही होता है कि जब पानी अंदर खींच रहा है, तो इसी को तो सक्शन प्रेशर कहते हैं। तो सक्शन प्रेशर इज डीपीडी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसके अंदर दोस्तों। क्या बेसिक क्वेश्चन है? बेसिक क्वेश्चन दोस्त मेरे ये है कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ठीक, अगर एक सेल फ्लैसिड कंडीशन में है, उसकी टीपी कितनी हो जाएगी? जीरो। भाई फ्लैसिड कंडीशन में सेल पिचकी हुई है, मतलब ट्रिगर प्रेशर है ही नहीं, जीरो। इसका मतलब फ्लैसिड के अंदर हमेशा डीपीडी कितनी होती है? अपन कहेंगे साहब ओपी के बराबर। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर एक सेल है वो सेमी टर्जिड कंडीशन में है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं लिख देता हूं साहब यहां पे ये सेमी टर्जिड कंडीशन में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक पूरी तरह से मतलब जो ट्रिगर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम नहीं हुआ है, ट्रिगर प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि डीपीडी इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी माइनस टीपी, मतलब ये चलता रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं साहब अगर ये पूर्णतया टर्जिड कंडीशन में है, मतलब ये हो गया कि साहब अब सेल फूल चुकी है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ओपी और टीपी बराबर हो गए। भाई जब तक ओपी ज्यादा था तो पानी अंदर जाता गया और ट्रिगर प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन ट्रिगर प्रेशर जब मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब अब ओपी मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा ओपी नहीं हो सकता ना। अब सेल जब फुल जाएगी तो बिल्कुल सही बात। तो मैं कहूंगा साहब जब फुल टर्जिड कंडीशन थी, उस कंडीशन में अपन जानते हैं कि साहब फुल जब जो कंडीशन होती है इसमें ओपी टीपी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसका मतलब ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी इज इक्वल टू जीरो। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना यार, जब सेल फुली हुई है तो पानी खींचेगी क्या? नहीं खींचेगी। तो डीपीडी जीरो हो गया ना, तभी तो सक्शन प्रेशर जीरो हो जाएगा उसका। अपन ऐसा बिल्कुल सही बात। और एक कंडीशन दोस्त मेरे ये होती है प्लाज्मोलाइसिस क्या है, डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? देखो ये होती है दोस्त मेरे सेल वॉल, ठीक है, और ये इसके अंदर होती है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। ठीक, जब ये सेल टर्जिड कंडीशन में थी तो ऐसी होगी। अगर इस सेल में से पानी बाहर जाएगा तो ये फ्लैसिड हो जाएगी। अब जब ये फ्लैसिड हो जाएगी तो मैं कहूंगा कि साहब अब कुल मिला के सेल ऐसी हो गई, इस तरह से और इस तरह से हो गई। लेकिन और ज्यादा पानी अंदर जाए, अगर बाहर चला गया इसमें से, अब अगर और ज्यादा पानी
इसमें से बाहर चला गया, फ्लैसिड के बाद में भी, ये कंडीशन थी फ्लैसिड वाली, फ्लैसिड के बाद में भी अगर पानी बाहर चला गया तो अब दोस्त मेरे ये हो जाता है कि ये सेल मेम्ब्रेन हो जाती है, ओ सॉरी सेल वॉल हो जाती है, और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन सेपरेट होना शुरू हो जाती है। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब नॉर्मल जब सेल इतनी थी अपन कहेंगे साहब या टर्गर प्रेशर जीरो था, फ्लैसिड कंडीशन में टर्गर प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन अगर और फ्लूइड बाहर चला गया तब तो टर्गर प्रेशर किस में हो जाएगा दोस्त मेरे, नेगेटिव में। तो मुझे बताओ कि इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस वही होता है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल अलग होना शुरू हो जाती है। अब पूछा कि साहब इस प्लाज्मोलाइसिस के अंदर डीपीडी कितनी होगी, अपन कहेंगे डीपीडी हो जाएगी इसमें ओपी माइनस टीपी, इसका मतलब प्लस हो जाएगा ना, अपन कहेंगे साहब ये हो जाता है। अब पूछे डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, वापस जब पानी अंदर आने लग जाए, इट इज डी प्लाज्मोलाइसिस। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एक तरह की एनर्जी है, तुम जानते हो, अपन कहेंगे साहब जो वाटर की फ्री एनर्जी होती है इसी को ही वाटर पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल सी बात, पानी कितना फास्ट जा रहा है, मूव कर रहा है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बताता है, पोटेंशियल को बताता है। फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, पानी की एनर्जी ही वाटर पोटेंशियल कहलाती है। आप जानते हो पोटेंशियल का मतलब ही एनर्जी होता है ना यार। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो इसके लिए अपने को कितना काम करना पड़ता है, वर्क डन करते हैं, इट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज वर्क। तो अपन ये कहेंगे कि साहब अल्टीमेटली वर्क एक एनर्जी तो हो गई ना, तो अपन कहेंगे साहब पानी की जो फ्री एनर्जी होती है उसे अपन मतलब वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। पता कैसे चलेगा फ्री एनर्जी का, कि मतलब पानी कितना फास्ट जा रहा है तो तभी एनर्जी ज्यादा होगी, तभी होगा ना। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं कह देता हूं ये एक सेल है, इस सेल में बिल्कुल शुद्ध प्योर पानी भरा हुआ है दोस्त मेरे, ये क्या है, अपन कहेंगे साहब ये प्योर H2O होता है, ठीक। जब तक प्योर H2O केवल पानी है तो इसका मतलब पानी की एनर्जी फुल होगी। तो याद ये रखना है कि कंसंट्रेशन ज्यादा, जितनी ज्यादा होती है ना उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो एनर्जी कम हो जाती है। इसका मतलब प्योर वाटर जो होता है इसका वाटर पोटेंशियल दोस्त मेरे मैक्सिमम होता है। कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अपन कहेंगे साहब अब क्या होगा, मैंने अगर इसका मतलब ये हो गया, अब इधर मैं अगर एक कोई सॉल्यूशन डाल देता हूं तो इसका मतलब पानी स्पीड से जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी अपन कहेंगे साहब प्योर पानी है, इधर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है क्या, एनर्जी। इसलिए वाटर पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे। वाटर पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती है, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। मैं कहूंगा अगर यहां प्योर पानी है, इधर सॉल्यूशन है, तो अब पानी स्पीड से उधर जाएगा, इसका मतलब इसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब दोस्त मेरे मैंने क्या किया, इधर मैंने सोल्यूट मिला दिया, अब बताओ इसका मतलब अब पानी कम जाएगा ना उधर, क्यों, क्योंकि अब ये थोड़ा सा खुद कंसंट्रेट हो गया। इसका मतलब ये सोल्यूट जितना मिलाओगे पानी की एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। तो पानी की एनर्जी में जितनी कमी हुई वो सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। सोल्यूट पोटेंशियल मतलब होता है डेफिशिएंसी, कमी किसमें, वाटर पोटेंशियल में, ये सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। और इस सोल्यूट पोटेंशियल को दोस्तों ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं रे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा किसमें आता है, आंसर देना नेगेटिव में, क्यों, ये कम करता है इसलिए नेगेटिव में। लेकिन मैं कहूंगा साहब ये सारी कंडीशन तब थी जब मैंने एनवायरमेंट का प्रेशर फिक्स रखा। लेकिन अगर मैं अब इधर एनवायरमेंट का प्रेशर बढ़ाने लग जाऊंगा तो इसका मतलब फिर पानी भागेगा कि नहीं भागेगा, भागेगा। इस प्रेशर को बढ़ाने पे पोटेंशियल बढ़ता है, इसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं साहब ये था पानी का पोटेंशियल, मान लो मैक्सिमम था, और मैक्सिमम मैं कहता हूं मान लो 0 था, सोल्यूट मिलाते तो नेगेटिव चला जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल मैं कह रहा हूं साहब 0 मैक्सिमम है जब तक ये शुद्ध पानी है। अब मैंने क्या किया कि मैं कहूंगा कि साहब मैंने जो ही सोल्यूट मिलाया तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ, मान ये माइनस में 10 कर दिया इसने, ठीक। लेकिन मैंने अब इतना ही प्रेशर बढ़ा दिया तो अब प्रेशर तो प्लस में करेगा, ये माइनस में कर रहा था, तो प्रेशर ने क्या किया, +10 कर दिया। तो अब कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका मतलब ये जो वाटर का पोटेंशियल हो जाएगा ना दोस्तों, शाई पी की W की बात कर रहा हूं मैं ना, शाई W, ये जो वाटर का पोटेंशियल होगा इसका मतलब ये इन दोनों के एडिशन के बराबर हो जाएगा ना, अब जोड़ लेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये होता है साई S प्लस साई P। कहां दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो जी नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है दोस्तों। देखो तुम्हारे सामने में एक पेड़ बना रहा हूं, बड़ा मजेदार सा पेड़ है, ये रहा, ठीक है भाई,
इस पेड़ के अंदर मैं कह रहा हूं साहब ये मान लो कि इस तरह से ये ब्रांच शाखाएं होती है और ये इसकी रूट्स हैं, ये एक पेड़ है। अब इसमें कुछ चीजें दे रखी है आपको, ये इम्बाइवेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, रूट प्रेशर क्या होता है, गुटेशन क्या होता है और एक्जुडेशन क्या होता है भाई, ठीक है ना। ध्यान से समझना है चीज को कि मतलब अपने को ये पूछे कि साहब ये चीजें या ये वर्ड अपन जब यूज कर रहे हैं तो ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये चीजें होती क्या है। अपन कहेंगे साहब बात ये है, सबसे पहले इम्बाइबेशन क्या होता है। अपन कहेंगे साहब अगर मान लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर मान लो कोई भी चीज इस तरह की है, मान लो मैं कहता हूं साहब अगर कोई भी इस तरह का मतलब जो है कि प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई ड्राई पार्ट है प्लांट का, ये इस पे क्या होता है कि एडजॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसी को इम्बाइबेशन कहते हैं। मतलब ये एडजॉर्ब करेगा चीज को, पानी को, इसको इम्बाइबेशन कहते हैं। अब पूछे कैसे, मैं कह रहा हूं साहब जैसे कि पेड़ अलग चीज थी, मैं कह रहा हूं कि लकड़ी थी सूख गई, आपने उस लकड़ी को पानी में डाला तो क्या होगा। अब वो अगर मान लो कि अगर वो लिविंग होता तो अपन कहेंगे साहब मामला सारा का सारा चलता है ये वाला। अब वो लिविंग वाला मामला बच्चा नहीं, आपने तो उस लकड़ी काट के सुखा दी उसको, लेकिन उसमें एडजॉर्प्शन तो होगा ना, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एडजॉर्प्शन तो होगा ना उसमें। तो वो क्या करता है, पानी का एडजॉर्प्शन करती है, तो पानी का एडजॉर्प्शन करेगी तो क्या होगा, वो फूलती जाएगी, इट इज इम्बाइबेशन। सीड्स जो होते हैं सूख जाते हैं, उसको पानी में डालते हैं, क्या होते हैं सीड एडजॉर्प्शन करते हैं पानी, वो फूल जाता है। इसी तरह से पहले पहले क्या करते थे, जो चट्टानें होती थी, चट्टानों कैसे तोड़ते थे कि साहब ये बहुत बड़ी एक चट्टान है, इस चट्टान को तोड़ना है, तो क्या करते थे, इसके अंदर लकड़ी लगाते थे इस तरह से, और इस लकड़ी के अंदर क्या करते थे, अब इसको पानी के अंदर रखते थे, तो लकड़ी क्या करती थी, फूलती थी, फूलते 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 चट्टान तोड़ देते थे। तो ये इम्बाइबेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी हार्ड ड्राई पार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं पानी का, इट इज नोन एज इम्बाइबेशन। कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, देखो अब एक बात बड़ी ध्यान से सुन लेना, मैं यहां पे एक बड़ा सा कॉलम बना रहा हूं, रूट से लेकर के इस पत्तियों तक। पानी हमेशा किसके थ्रू जाता है, जाइलम से। फूड हमेशा किससे जाता है, फ्लोएम से, ये तो पता ही है ना तुम्हें। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, अपन कहेंगे साहब ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या होता है, पानी का इवेपोरेशन होता है, मतलब पानी वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये लीव्स के अंदर तो स्टोमेटा से होगा है, बाकी अपन कहेंगे साहब काफी जगह पे क्या होता है कि ये सब क्यूटेनियस टिश्यू से भी होता है। तो पानी क्या होता है कि यहां से वेपर की फॉर्म में जब बाहर निकलता है तो जितना वेपर की तरफ में ऊपर जाएगा उतना ही नेगेटिव प्रेशर यहां लगेगा। क्या लगेगा, नेगेटिव प्रेशर, जिससे पानी एब्जॉर्प्शन होकर के वापस जाता है इस तरह से। तो याद ये रखना है कि जितना वेपोराइजेशन होगा, जितना ट्रांसपिरेशन होगा, पानी का पूरा एक कॉलम इस तरह से खींचेगा ऊपर की तरफ। 130 मीटर तक इस तरह से पानी खींच सकता है, समझ गए ना। तो याद रखना है कि ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं उनके स्टोमेटा के द्वारा, बाकी टिश्यू के द्वारा वाटर का वेपर के रूप में बाहर निकलना, इट इज ट्रांसपिरेशन। तो क्या करता है, जितना पानी ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही नेगेटिव प्रेशर लगाता है। आई बात समझ में। तो इट इज ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज रूट प्रेशर, अब अपन ये कहेंगे साहब अगर मान लो ये प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ये वाले, ये रूट क्या करती है कि यहां से आयंस जो होते हैं इनको एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। दोस्तों ध्यान सुन लेना इस बात को, ये क्या करती है, ये यहां से आयन और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, रूट्स। तो जब आयन और मिनरल अंदर जाएंगे तो अंदर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, रूट के अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब इसके बाद पानी भी आएगा अंदर। हाँ, तो ये सारी चीजें जाकर के इन्होंने रूट में प्रेशर लगाया, इट इज नोन एज रूट प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन कहेंगे साहब ये बात ही होती है कि ये रूट जो होती है वो क्या करती है, आयंस को वगैरह को एक्टिवली अंदर खींचती है, तो पानी भी अंदर जाता है ऑस्मोसिस की वजह से। तो रूट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, इसको तो बोल दिया अपन ने रूट प्रेशर। तो रूट तो ये एक्टिवली कंटिन्यू काम कर रही है, तो इसमें इस ट्रांसपिरेशन से कोई लेना देना हुआ ही नहीं, तो इसको तो अपन ने कह दिया साहब रूट प्रेशर हो गया। अब बात ये चलती है कि रूट इसको काम में ले लेकर के ऊपर तक फेंक रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो यहां से ट्रांसपीरेशन होता तो पानी तो एब्जॉर्ब धुआंधार होता रहता कॉलम्स की फॉर्म में, लेकिन मैं कह रहा हूं साहब रात पड़ गई, इसका मतलब अब धूप तो है नहीं, धूप नहीं हो तो ये ट्रांसपीरेशन का मामला बंद हो गया। लेकिन ये तो एक्टिवली खींच रही है ना पानी, ये तो एक्टिवली खींच रही है। तो अपन साहब ये जो रूट ने एक्टिवली पानी खींचा, अब ज्यादा पानी और ये न्यूट्रिएंट हो गए, तो ये क्या होता है अपन कहेंगे साहब नाइट के अंदर और सुबह मॉर्निंग के टाइम ये जो पत्तियां या लीव्स होती है, इन लीव की किनारों से पानी की बूंदें नीचे वापस टपकती रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर दिन होता तब तो ट्रांसपीरेशन में वेपोराइजेशन हो जाता, लेकिन अगर ये मामला तो हो नहीं रहा है, लेकिन रूट प्रेशर तो कंटिन्यू है, तो इसकी वजह से ये पानी जो होता है, पानी और मिनरल्स जो है वो यहां से वापस ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, इसको बोलते हैं गुटेशन।
लेकिन ये नॉर्मल उन प्लांट्स में होता है जिनके अंदर कोई मतलब जो है कि डैमेज्ड पार्ट नहीं है, विदाउट डैमेज, बिना डैमेज नॉर्मल पार्ट से ये बाहर निकलता रहता है। लेकिन अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए, डैमेज पार्ट से अगर ये बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं एक्सुडेशन। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कहता हूं कहीं से मैंने पत्ती तोड़ दी, कहीं से मैंने बाग तोड़ दी, तो उस कंडीशन के अंदर बाहर निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सुडेशन। और नॉर्मली नाइट के अंदर, सुबह मॉर्निंग के अंदर पानी जो होता है वो मिनरल्स के साथ में बाहर निकल रहा है रूट प्रेशर की वजह से, इसको अपन बोल देते हैं क्या? गुटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि साहब ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो रूट प्रेशर कम हो जाएगा ना भाई, पानी वेपोरेशन के रूप में बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब रूट में जो प्रेशर था वो कम हो गया, क्योंकि रूट भाई अगर यहां इकट्ठा होगा पानी तब इस पे प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन वेपोराइजेशन की वजह से ये इकट्ठा हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब यहां रूट प्रेशर कम होता है। तो रूट प्रेशर कब बढ़ेगा? जब ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो याद रखना इस बात को। तो ये सारे मामले दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये एक एक बात तुम समझ ले रहना, कंसेप्ट इसके बाहर कुछ नहीं है, और ये सारे कंसेप्ट समझ लिए तो तुम्हारी बातें आसान हो जाएगी।